जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन को बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक डिकोड करेगी और आपके सामने लाएगी वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हिडन इनसाइड स्टोरीज जिसने वर्ल्ड वॉर को न्योता दे दिया, जिसमें कि ना ही केवल सोल्जर्स बट सिविलियंस भी लाखों की तादाद में मरे। और इस वॉर के आफ्टर इफेक्ट्स तो और भी ज़्यादा खतरनाक थे, जिसमें वॉर के बाद लोगों की मौत भुखमरी और पेंडेमिक की वजह से हुई। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो का आरंभ। ऑफिशियल डेटा की माने तो वर्ल्ड वॉर वन में 90 लाख लोगों की मौत हुई, जिसमें 50 लाख तो सिविलियंस ही मरे थे ड्यू टू मिलिट्री ऑक्यूपेशन। और वॉर के बाद लाखों लोग ऑटोमन एम्पायर में हुए जेनोसाइड के कारण मारे गए। दोस्तों, साल 1939 से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ग्रेट वॉर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि 1939 तक लोग इस बात से अनजान थे कि दुनिया को एक और विश्व युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और तभी 1939 से 1945 तक हुए सर्वनाश को वर्ल्ड वॉर सेकंड कहा गया, और इससे पहले 1914 से 1919 तक होने वाले वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। तो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब यूरोप में सत्ता के लालची और एक्सपेंशनिस्ट पावर के बीच में एक बड़ा ही वीक सा बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम बना हुआ था, जो कि टूटने की कगार पर था। 1848 आते आते ऑटोमन एम्पायर अपने डिक्लाइन पर था और प्रशिया के एम्परर बिस्मार्क के अंडर जर्मनी ऑस्ट्रियो हंगरी जैसे ताकतवर एम्पायर्स को हराकर अपना लोहा पूरे यूरोप में मनवा रहा था। और इसी दौरान जर्मनी ने अल्सैक एंड लॉरेन नाम के दो बड़े शहर, जो कि फ्रांस के अंडर आते थे, उन्हें भी कब्जा लिया था, और यही फ्रांस और जर्मनी के बीच टेंशन का एक कारण बना हुआ था। आपको बता दूं कि उस टाइम यानी 19th सेंचुरी का यूरोप और आज के यूरोप में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि तब यूरोप इतने छोटे छोटे नेशंस में डिवाइडेड नहीं था, बल्कि आज के छोटे छोटे यूरोपियन नेशंस उस वक्त के बड़े बड़े एम्पायर्स के अंडर आते थे। और इस समय तक ब्रिटेन ने भी यूरोप के अंदर चल रहे इस उठापटक से खुद को दूर कर रखा था। तो इन सब के बीच सभी तरफ से दुश्मनों से घिरे होने पर जर्मनी के बिस्मार्क ने अपने नंबर वन एनिमी फ्रांस को अकेला करने के लिए ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर और रशिया से संधि कर ली, जो कि लंबे समय तक टिक ना सकी, क्योंकि दरअसल रशिया और टर्की के वॉर में रशिया के जीत जाने पर ऑस्ट्रियो हंगरी के राजा को रशिया के बल्कान देशों पर बढ़ते प्रभाव से चिंता और परेशानी होने लगी, क्योंकि वो खुद बल्कान देशों पर अपनी नज़र बनाए हुए था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बल्कान देश थे, ये बल्कान नाम के पहाड़ों के इर्द गिर्द बसे हुए थे, जिनमें हम रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, मैसेडोनिया, ग्रीस एंड बुल्गारिया के नाम से जानते हैं। ये देश छोटे होने के कारण उस वक्त रशियन और ऑस्ट्रियो हंगरी के राजाओं की नज़रों में थे, ताकि वो इन्हें कब्जा कर अपना राज्य एक्सपेंड कर सकें। जर्मनी, ऑस्ट्रियो हंगरी और रशिया के एग्रीमेंट के टूट जाने पर ये एग्रीमेंट जर्मनी और ऑस्ट्रियो हंगरी के बीच ड्यूअल अलायंस के तौर पर बना रहा, जो कि साल
1882 के आते आते इटली के जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ जुड़ जाने पर ट्रिपल अलायंस में बदल गया। और ये अलायंस भी बिस्मार्क के ही पहल थी, क्योंकि वो फ्रांस को हमेशा आइसोलेटेड देखना चाहता था। उधर दूसरी तरफ फ्रांस भी अपने पत्ते खेल रहा था और रशिया को जर्मनी से दूर जाता देख उसने 1894 यानी 1894 में फ्रैंको रशियन अलायंस बना लिया। और 1904 के आते आते फ्रांस ने ब्रिटेन को भी अपने साथ अलायंस में ले लिया। और इसी तरह अलायंस के जुड़ जाने पर ये ट्रिपल एंटेंट बन गया। तो इसी तरह 1907 के आते आते यूरोप दो बड़ी और एक्सपेंशनिस्ट पावर में डिवाइड हो चुका था, जिसमें एक तरफ ट्रिपल एंटेंट थे जिसमें कि फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन आते थे, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस था जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर और इटली था। जहां एक तरफ पूरा यूरोप पावर स्ट्रगल में फंसा हुआ था, उसी वक्त ब्रिटेन धीरे धीरे 1870 से 80 के दशक में समुद्र का बादशाह बनता जा रहा था और उसने अपनी नेवल पावर को इतना एडवांस एंड टेक्नोलॉजिकल बना लिया था कि पूरे वर्ल्ड में ब्रिटेन रॉयल नेवी को हराना नामुमकिन सा हो चुका था। और जर्मनी इस बात से भली भांति वाकिफ था, इसलिए उसने भी अपनी नेवल पावर को बढ़ाना शुरू किया। और अब 1880 और 90 के डिकेड में ब्रिटिश और जर्मन नेवी में आर्म रेस अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कभी जर्मनी अपनी नेवल पावर को ब्रिटिश जहाज़ों को ब्लॉक कर देता, तो कभी ब्रिटिश नेवी अपनी पावर से जर्मनी के जहाज़ों को चौंका देती। वहाँ दूसरी तरफ रशिया भी फ्रांस की मदद से फाइनेंशियल असिस्टेंट पाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री पावर को बढ़ाने में लगा हुआ था। और इसी कारण ऑटोमन और ऑस्ट्रो हंगरी भी अपनी अपनी मिलिट्री पावर को दुश्मन देशों के मुकाबले में बढ़ाने में लगे हुए थे, ताकि वॉर की सिचुएशन में वो फुल्ली प्रिपेयर्ड रहें। तो इस कारण सारे यूरोपियन नेशन एक दूसरे की पावर को काउंटर करने के लिए अपनी अपनी ताकत को बढ़ा रहे थे और मिलिट्री पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान और एक्सपेंडिचर कर रहे थे। और यही अनकहा कंपटीशन यूरोप को 1914 के आते आते एक बारूद के ढेर में बदल रहा था, जिसमें ब्लास्ट के लिए सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी। और ये चिंगारी आती है बल्कान देशों से। दरअसल 1901 के दशक में बल्कान देश, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर आते थे, वो ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन को देखते हुए इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करने लगे। और रशिया ये अपॉर्चुनिटी गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने खुद को स्लाव स्टेट और सर्बिया का प्रोटेक्टर घोषित कर दिया, क्योंकि रशिया के इस रीजन में अपने खुद के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट थे। दूसरी तरफ ऑस्ट्रियन स्टेट्समैन बल्कान देशों को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी मानते थे, पर साथ ही साथ सर्बिया की विस्तारवादी सोच को अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखते थे। साल 1909 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी, उसे कब्जा लिया। और इसी समय बुल्गारिया ने भी खुद को ऑटोमन एम्पायर से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इसके साथ ही यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ब्रिटेन एंड ऑटोमन एम्पायर के अलावा बुल्गारिया, सर्बिया और इटली भी एक्सपेंशन करने की रेस में उतर चुके थे। यानी पावर स्ट्रगल और ज़्यादा डीप हो चुका था एंड पूरा यूरोप दो बिग अलायंसेस में बट चुका था और माहौल बहुत ही वोलेटाइल हो चुका था। और इसी बीच आता है 28 जुलाई 1914 का वो दिन, जब ऑस्ट्रियो हंगरी एम्पायर का राजा फ्रांस फर्डिनेंड अपनी वाइफ के साथ
न्यूली ऑक्यूपाइड बोस्निया हर्ज़ेगोविना की कैपिटल सराजेवो में आया हुआ था और अपनी गाड़ी सराजेवो से गुजार ही रहा था कि 6 हत्यारे जो यंग बोस्निया मूवमेंट से जुड़े हुए थे और ऑस्ट्रिया से बोस्निया को आज़ादी दिलवाना चाहते थे, वो राजा की हत्या करने की ताक में बैठे थे। जैसे ही राजा की गाड़ी उन हत्यारों के पास आई, उनमें से एक ने अपने हाथ से राजा फर्डिनैंड की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका, पर वो ग्रेनेड बोनट से टकराकर पब्लिक में जाकर फट गया और ये देखते ही राजा वहां से जल्दी भाग निकला और बोस्निया में अपने ऑफिसर्स को मामले की जानकारी देते हुए उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को कहा। इन मीटिंग्स के बाद राजा हॉस्पिटल में घायलों का हाल जानने के लिए फिर से अपनी गाड़ी से रास्ते पर जा रहा था कि अचानक ड्राइवर गलती से गलत गली में घुस जाता है और फिर जैसे ही वापस गाड़ी गली से निकालने लगता है, तभी 6 हत्यारों में से एक गैवरिलो प्रिंसेप नाम का 19 साल का लड़का अपनी बंदूक से राजा फर्डिनैंड के सीने में गोलियां दाग देता है और इस हमले में रानी सोफी, जो कि गाड़ी में ही बैठी थी, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। और ये घटना वही चिंगारी थी जो कि पहले से बारूद के ढेर पर बैठे हुए यूरोप में प्रचंड विनाश करने के लिए काफी थी। और ऐसे ही शुरुआत होती है महाविनाश की गाथा की, जिसे भविष्य में वर्ल्ड वॉर 1 कहा गया। तो इसी सीरीज में हम आपको आगे बताएंगे कि इस घटना के बाद यूरोप का एक एक देश अपनी टीम डिसाइड करता गया और पुरानी सारी दुश्मनियों का बदला लेने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आ गया और कैसे मानव सभ्यता के दुश्मन माने जाने वाले हथियारों का इस्तेमाल एक आम बात बन गई। तो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वर्ल्ड वॉर सीरीज़ के साथ और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।